हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर। दैट इज आपका जो ट्वेल्थ की बायोलॉजी का है। ठीक है, तो सबसे पहले फेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस के बारे में देखा था, न्यूक्लियस को देखा था और न्यूक्लियन नाम दिया था। इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आए वो अल्टमैन थे, जिन्होंने फॉस्फोरिक एसिड के कारण इसकी एसिडिक नेचर को देखा और न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा हमारा दो तरीके का होता है, दैट इज डीएनए का और आरएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए सिर्फ जो वायरसेस हैं कुछ उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे टीएमवी के अंदर आरएनए आपका तीन तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है जैसे राइबोजाइम के अंदर। इसके अलावा आपका एसएनआरएनए भी होता है, एचएनआरएनए भी होता है। आगे देखेंगे कौन कौन सा एससी भी होता है। ऐसे ही 23 आरआरएनए होता है, 28 आरआरएनए होता है। आरएनए एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है जो आपकी प्रोटीन को भी बनाता है, ये सारे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीएनए की, डीएनए आपका क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉलीमर है किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड अभी देखेंगे आगे कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। लेंथ इसकी हर एक स्पीसीज में फिक्स होती है। जैसे अगर बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज कौन सा, 5174, तो इसका जो डीएनए होता है वो उसके अंदर अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है 5386 क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अलावा जब बैक्टीरियोफाज लैम्बडा फाज की बात करते हैं तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड जहाँ पे डीएनए होता है वहाँ पे बेस पेयर की हम बात करेंगे, इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ऐसे ही हमारा इकोलाई की है। जब हम बात करते हैं स्टीरिया कोलाई तो 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर हम हैप्लॉइड डीएनए की बात करें, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट यानी कि ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारा डीएनए सबको पता है डबल स्टैंडर्ड है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो तीन चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नाइट्रोजीनियस बेस आपका, फोस्फोरिक ग्रुप और एक पेंटोज शुगर हो गई आपकी। ठीक है, पेंटोज शुगर की जब हम बात करते हैं तो आपकी दो तरह की होती है, राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो आपके सामने दिख रही है दैट इज़ राइबोज शुगर है आपकी, जिसके अंदर क्या होता है 5 कार्बन की बनी होती है और पांचों कार्बन पे क्या होता है OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 कार्बन साइकिल के अंदर होता है, एक अबोव द प्लेन होता है। जैसे ये पांचों के ऊपर क्या है OH प्रेजेंट होती है। जब डीऑक्सी राइबोज की बात करते हैं बेटा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस आता है, कार्बन नंबर 2 पे। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है। और जब हम यहाँ लिखते हैं CH2OH वो ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा कोई चेंज नहीं होता, सेकंड कार्बन पे क्या होता है, चेंज होता है। सेकंड कार्बन पे क्या होता है, दोनों साइड H और H प्रेजेंट होता है। थर्ड कार्बन पे वही बेटा OH और इधर H प्रेजेंट होगा। क्लियर, तो ये आपका डीऑक्सी राइबोज हो गया, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए क्या बोला जाएगा, डीऑक्सी। इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होता है ये। और ये सेकंड कार्बन पे OH होने के कारण ये आरएनए में प्रेजेंट होता है तो लेस स्टेबल होता है। इसके अलावा जब फोस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास H3PO4 प्रेजेंट होता है। अब वो किस तरीके का होता है एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। ठीक है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास डीएनए में। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो दोनों तरीके का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है हमारे अंदर और ऐसे भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये
फॉस्फोरस होगी, इसके 5 बॉन्ड बनाएगी, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बाकी सारे OH OH। अगर H हट जाता है हर जगह से तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके कारण DNA पे भी क्या होता है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा नाइट्रोजीनियस बेसिस के। तो हमारे नाइट्रोजीनियस बेसिस दो तरीके के नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं हमारे पास। वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पैरामिडिन। जो प्यूरिन है वो 9 मेंबर रिंग होता है, 9 मेंबर रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और इसकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट इस तरफ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है, एक पे 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन होता है। ऐसे ही जब हम पायरामिडिन की बात करते हैं तो पायरामिडिन एक साइक्लिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होगा 1 और 3 के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस आते हैं और पायरामिडिन के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसेस कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जबकि पायरामिडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। यूरेसिल आपका RNA के अंदर आता है, और साइटोसिन एंड थायमिन आपका DNA के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं जुड़ते कैसे हैं ये एक दूसरे के साथ। जुड़ने का प्रोसीजर अगर हम देखें तो ये आपके सामने दे रखा है। ये आपकी पेंटोज शुगर है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस जब जुड़ते हैं, तो अगर मैं बात करूं प्यूरिन की, तो प्यूरिन में 9 मेंबर रिंग होती है। 9 मेंबर रिंग में अगर हम बात करें तो जो 9th कार्बन वाला जहाँ पे नाइट्रोजन होती है वो जुड़ता है फर्स्ट वाले यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अगर पायरामिडिन होगा तो यहाँ पे पहला कार्बन जुड़ेगा, पहला, और ये जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कई बार, जैसे अगर आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाते हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है, सिंग है या एंटी है, वो आपको पढ़ना नहीं होता। अगर शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, ये दो ही आते हैं, ये दो ही प्रेजेंट हैं एक जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर इसके अंदर फोस्फेट और आ जाता है, दैट इज आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो आपका क्या होता है, फोस्फेट होता है, ठीक है, फोस्फोरस ग्रुप होता है, और उसके साथ जो आपका H3 होता है वो भी होता है। जब ये जुड़ेगा तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा, यहाँ से बाहर निकल जाता है आपका H2O, वाटर बाहर निकल जाता है यहाँ से, और वाटर बाहर निकल के क्या बना देता है आपका फोस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बनाता है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, जब एक लॉन्ग चेन बनेगी, तो वहाँ पे बनता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसकी भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब जैसे इसकी बात करते हैं, एडेनोसिन और ग्वानोसिन, जो ये ग्वानोसिन और एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जैसे साइटिडिन हो गया आपका, साइटिडिन, यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। डीऑक्सीथाइमिडिन क्यों बोलेंगे बेटा, थाइमिडिन केवल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके DNA के अंदर, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, डीऑक्सीथाइमिडिन बोल रहे हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्वानिन का कैसा होता है, साइटोसिन और यूरेसिल का कैसा होता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, दोनों का कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है, यहाँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अगर 5th कार्बन के ऊपर हम मिथाइल और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, थाइमीन हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमीन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखते हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है, फोस्फोडाइएस्टर पॉलीमराइजेशन, ये सब जो होता है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा कि एक हमने न्यूक्लियोटाइड देखा। ये क्या है आपका,
न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और फोस्फोरस प्रेजेंट है। ये कौन सा कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के ऊपर आपका फॉस्फेट अटैच है, थर्ड कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है? OH है। तो जो अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा पॉलीमर बनाने, यानी कि बहुत सारे डीएनए के अंदर तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में, जो अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके फर्स्ट कार्बन पे भी बेटा नाइट्रोजीनियस बेस होगा, फर्स्ट कार्बन पे भी नाइट्रोजीनियस बेस होगा, और थर्ड कार्बन पे OH होगा इधर, ठीक है, और इधर H होगा, और फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा? वही आपका फोस्फोरस अटैच होगा। फोस्फोरस के ऊपर ये तो फोस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया हमारा, ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला फोस्फोएस्टर हो गया। अब देखो ये जो थर्ड कार्बन है पहले वाले का, इससे सबसे पहली वाली का, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, 1 का, और सेकंड का फोस्फोरस, तो ये जो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको क्या दिखा रखा है, यहाँ से OH और यहाँ से H ये निकल जाएगा, और रेड पेन से जो हमने बना रखा है वो क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोएस्टर क्यों नहीं कहा बेटा? एक फोस्फोएस्टर पहले बना हुआ है और दूसरा ये बन रहा है, और दूसरा जब बनेगा तो यहाँ से देखो एक मॉलिक्यूल चला गया वाटर का, और दूसरा अब ये दोनों तरफ से बनेगा। एक यहाँ पे बन रहा है फोस्फोएस्टर बॉन्ड, एक ऊपर की तरफ बन रहा है, तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 और 2, तो ये क्या हो गया? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड बना है, दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो जैसे पॉलीमराइजेशन में मान लो 50,000 न्यूक्लियोटाइड जोड़े, तो ऊपर वाले का तो 5 सबसे ऊपर रहेगा और नीचे वाले का 3 सबसे नीचे रहेगा। तो जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है तो वो क्या होता है बेटा? ऐसे पॉलीमराइजेशन होता चला जाता है। तो एक का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हम किधर से किधर पॉलीमराइजेशन होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो एक का 5 प्राइम ऊपर की तरफ है और दूसरे का 3 प्राइम नीचे की तरफ है। अब जो आएगा उसका फिर से यही होगा, 5 प्राइम इसके साथ जुड़ जाएगा, नीचे 3 फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 फ्री होगा और दूसरा 3 फ्री होगा। इसीलिए डीएनए का पॉलीमराइजेशन किधर से किधर होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग की। डीएनए की पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो डीएनए कितना बड़ा होता है और इसकी पैकेजिंग क्यों जरूरी है वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। मान लो अगर जैसे हमने इकोलाई का डीएनए देखा कि इकोलाई का जो डीएनए है वो कितना बड़ा है, उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई? उसका डीएनए कितना बड़ा है ये लिख लिया, उसका डीएनए हम 4.6 इंटू 10⁶ इंटू हमारा क्या है 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁹ हो जाएगा, ठीक है, 10⁹ हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट हमारा 1.3 मीटर के लगभग आ जाएगा। और इकोलाई का साइज कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर में 1.3 मीटर का जो डीएनए है वो कैसे समा जाएगा? वो कैसे आएगा? ऐसे अगर ह्यूमन की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹, तो ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर लॉन्ग आ जाएगा। और जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर है, तो इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए 1 माइक्रोमीटर में कैसे समा जाएगा? तो ऐसे ही डीएनए बहुत बड़ा है और हमारे छोटी सी सेल के अंदर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, कैसे पैक हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं। अब डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में भी देखेंगे और यूकैरियोट्स में भी देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में क्या होता है। जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट का जो डीएनए है बेटा, वो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होता है। जो डीएनए होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिव अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, पॉजिटिव अमीनो एसिड से बना हुआ होगा, जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन होता है, लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है ये, ठीक है। अब क्या बनता है इससे? लाइसिन और आर्जिनिन मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं। ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन क्या बना देगी? हिस्टोन ऑक्टामर।
हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या होता है, आपके दो यूनिट होती हैं, H2A की, H2B की, H3 H4 की। ऐसे ही आपकी एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, दैट इज H1। अब जो ऑक्टामर बना, मान लो कैसा ऑक्टामर बनेगा, ये आपके पास ये H2A है, ये H2B है, और इसके नीचे आपका H3 हो गया, और ये सॉरी ये H4 हो गया, ये H4 हो गया। अब इनकी दो दो है, ये एक एक सामने है और एक एक इनके पीछे की तरफ है, एक एक इनके पीछे की तरफ है, यहाँ मान लो एक एक इनके पीछे की तरफ है। एक एक इनके पीछे की तरफ है। अब जब इस पे डीएनए लिपटता है, एक बार इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब डीएनए लिपटता है, मान लो यहाँ से डीएनए आया, ये हुआ, जब इसके ऊपर ऐसे डीएनए जाएगा तो एक टर्न कंप्लीट और 3/4 डीएनए, इतना डीएनए का हेलिक्स इसके ऊपर कॉइल हो जाता है, इसके ऊपर लिपट जाता है ना, तो डीएनए टर्न। अब इसमें जो न्यूक्लियोसोम, मतलब एक टर्न में अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक इसमें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगभग 200 बेस पेयर्स आते हैं, इसके अंदर ऊपर लगभग 200 बेस पेयर्स आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब इतनी बात आई समझ। अब देखो, ये तो था यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये भी एक बेसिक प्रोटीन होती है, लेकिन इसका नाम हम क्या देते हैं, पोलीअमाइंस देते हैं। इसका नाम हमने क्या दे दिया, पोलीअमाइंस। और इसी पोलीअमाइंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, आगे समझते हैं कि डीएनए की कॉइलिंग कैसे होती है। देखिए, ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए का साइज लगभग 2 नैनोमीटर होगा। अब जब बात करते हैं डीएनए फोल्ड होगा तो बीड्स की तरह फोल्ड होगा। मतलब अभी हमने देखा था ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक धागा है और उस मोती के चारों तरफ हमने लपेट दिया, तो ऐसे करके ये जगह जगह माला के मोती से दिखाई देंगे हमें। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रोमेटिन बन जाएगा। उसका साइज आपका 14 नैनोमीटर होगा। अब ये क्या होगा, कॉइलिंग हो जाएगी इसकी, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ये जो बीड था, ये माला थी, ये ऐसी कॉइलिंग बन जाएगी इस माला की, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि 30 नैनोमीटर का होगा। इसके बाद ये ऐसा और भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो 300 नैनोमीटर का होता है। ये और भी कंडेंस होगा और इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज क्रोमेटिड आपका कैसा होगा, 700 नैनोमीटर का होगा। इसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी और 4 आर्म्स हो जाएंगी इसकी ऐसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और इसका साइज कितना हो जाएगा, लगभग 1400 नैनोमीटर। एक क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। इसी के अंदर आपका पूरा डीएनए समा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कल बाकी का चैप्टर करेंगे। ठीक है, कल बाकी का, इस चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट में करेंगे। तो एक पार्ट ये है, कल दूसरा पार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ कल हम देखेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत कैसे हुई, खोज किसने की, किसने बताया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। उसके बाद हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।